द फियर्स ऑफ द पीपल। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो बस्तर की स्टोरी है कि किस तरीके से जो बस्तर के लोग हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबेल किया था, उस चीज़ की स्टोरी हमने शुरू की थी। तो लास्ट सेक्शन में हमने सिर्फ बस्तर के बारे में जाना था कि कहाँ पे है, किस तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में अब हम उस रेबेलियन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बस्तर में हुआ और वो कैसे हुआ। When the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. अब जब ब्रिटिशर्स ने 1905 में ये प्रस्ताव रखा कि जितने भी फॉरेस्ट हैं उनका 2/3 हिस्सा जो है वो हम रिजर्व कर देंगे। रिजर्व मतलब उस एरिया में कोई भी हंटिंग गैदरिंग नहीं होगी, कोई भी वहाँ पे खेती नहीं करेगा, कोई भी वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो कलेक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो मना कर दी गई रिजर्व फॉरेस्ट में। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने प्रपोज किया कि लगभग 2/3 जो फॉरेस्ट हैं उनको रिजर्व कर देना चाहिए एंड वहाँ पे ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद होंगी। अब ऐसा सुनकर जो बस्तर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, वो परेशान हो गए। Some of the villages were allowed to stay on in the reserved forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ भाई जो बस्तर के लोग हैं वो टेंशन में क्यों आ गए, क्योंकि बस्तर के जो लोग हैं वो जंगलों में ही रहते थे या जंगलों के आसपास रहते थे। अब जब इस तरीके से 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट को रिजर्व करने की बात हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या था कि डायरेक्ट इन लोगों की लाइफ पे अफेक्ट पड़ना था। अब अगर फॉरेस्ट रिजर्व होंगे तो इन लोगों के घर वहाँ से हटा दिए जाएंगे, इन लोगों को बोला जाएगा कि तुम जंगलों से निकल जाओ, तो इनकी लाइफ जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए ये लोग वरीड थे। फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ विलेजर्स को, मतलब कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे कि उन्होंने बोला कि ठीक है, इन गाँवों को हम रिजर्व फॉरेस्ट में या फिर जो एरिया हम मार्क कर रहे हैं एज रिजर्व्ड, इनमें हम उनको रहने देंगे। बट कंडीशन ये रहेगी कि इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ्री में मदद करेंगे। मतलब कि जैसे पेड़ वगैरह को काटने में, ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज, मतलब जो भी लेबर है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा इन विलेजेस के द्वारा। इस कंडीशन पे कुछ विलेजेस को जंगल में रहने दिया। Subsequently, these came to be known as forest villages। और आगे चल के क्या हुआ कि ये जिन विलेजेस को फॉरेस्ट में रहने के लिए अलाउ किया था कि ये लोग ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करेंगे या लेबर देंगे फ्री में और फॉरेस्ट वगैरह से जंगल को बचाएंगे, तो आगे चल के इन्हीं विलेजेस को फॉरेस्ट विलेजेस के नाम से जाना गया। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन। अब जो बाकी विलेजेस के लोग थे, बाकी गाँव के लोग थे, उनको क्या किया गया, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना इत्तला किए उनको घर से निकाल दिया गया। उनको बोला गया कि अब आप जंगल को छोड़ के कहीं और चले जाओ, क्योंकि ये जंगल जो है वो रिजर्व्ड हैं और आपकी जो विलेज है वो फॉरेस्ट विलेज भी नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। और उनको जाने के लिए कोई कंपनसेशन भी नहीं दी गई, क्योंकि अब अगर उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, तो जो ब्रिटिशर्स है वो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में ले रहे हैं। और उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में लेने के बदले ब्रिटिशर्स ने उन्हें कोई कंपनसेशन भी नहीं दी, कोई मुआवजा नहीं दिया। For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials। अब काफ़ी लंबे समय से क्या हो रहा था कि जो बस्तर में रहने वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो लोग ज़मीनों का जो रेंट है उसके बढ़ने से परेशान थे। मतलब ज़्यादातर ऐसे लोग होते थे जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि मान लो एक कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है, तो वो क्या करता था कि छोटे-छोटे ज़मीन के टुकड़े लोगों को रेंट पे दे दिया करता था कि यहाँ पे जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो खेती करें और उसका रेंट कंटिन्यूअसली ज़मींदार को देते रहें। बट हो क्या रहा था कि लगातार ये जो रेंट इनसे मांगा जा रहा है इसकी कीमत बढ़ती जा रही थी, रेंट बढ़ते जा रहे थे, तो इस वजह से भी विलेजर्स परेशान थे। और फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर। अब हो क्या रहा था, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो लगातार क्या कह रही थी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो फ्री में, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें लेबर प्रोवाइड करें, मतलब कि उनके यहाँ पे आके काम करें
और उसके बदले पैसे भी ना मांगे, और उन्हें मुफ्त में जो फॉरेस्ट गुड्स हैं वो भी प्रोवाइड कराए। तो इस तरीके की डिमांड्स जो हैं वो कॉलोनियल ऑफिशियल्स रखते थे। Then came the terrible famines in 1899 to 1900 and again in 1907 to 1908। अब हुआ क्या कि पहले से ही लोग परेशान हैं, और उसके बाद क्या हुआ कि ये दो बहुत बड़े फैमाइन आए जिसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो और बुरी कंडीशन में आ गए, उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई। फेमाइन मतलब होता है अकाल, मतलब जब बहुत बड़े लेवल पे लोग जो हैं वो भूखे मर रहे होते हैं, उनको खाना नहीं मिलता। तो ये दो बड़े फेमाइन जो हैं वो आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हुए। रिजर्वेशंस प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ, और ये जो रिजर्वेशंस थे उन्होंने बस्तर के लोगों की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाने में रोल प्ले किया। मतलब कि लोग पहले से ही बहुत परेशान थे, लैंड के रेंट बढ़ रहे थे, उनसे फ्रीक्वेंट जो फ्री लेबर है वो मांगा जा रहा था, फेमाइन आ रखे थे। अब इस पूरी परेशानी की सिचुएशन में ऊपर से जो ब्रिटिशर्स हैं वो रिजर्वेशंस लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इश्यूज इन देयर विलेज काउंसिल्स। अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सारे ही लोग परेशान थे, तो लोग एक साथ इकट्ठा होने लग गए जगह जगहों पर, और वो इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लग गए। जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, अब लोग एक दूसरे से बता रहे थे कि देखो ऐसी सिचुएशन आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए। इन bazaars and at festivals or wherever the headmen and priests of the several villages were assembled। तो जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे, भले ही बाजार हों, फेस्टिवल्स, जब कोई त्यौहार वगैरह मनाया जा रहा हो तब लोग इकट्ठा होते थे। इसी तरीके से कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे विलेज के जो हेडमैन है, जो हेड है, मुखिया है विलेज का, या फिर जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी वगैरह हैं, वो लोग जहाँ पे भी इकट्ठा होते थे वहाँ पे इन इश्यूज को डिस्कस किया जाता था। द इनिशिएटिव was taken by Dhurvas of the Kanger forest where reservation first took place। और ये जो इनिशिएटिव है इन डिस्कशंस को करने का, इश्यूज को उठाने का, आवाज़ उठाने का, ये जो इनिशिएटिव है, पहल है, वो कांगेर फॉरेस्ट के दुर्वास ने की थी, क्योंकि इस फॉरेस्ट को सबसे पहले रिजर्व किया गया था। Although there was no single leader, many people speak of Gundadhur from village Nethanar as an important figure in the movement। अब वैसे तो ऐसा कोई अकेला लीडर नहीं है जिसने कि इस पूरे मूवमेंट को लीड किया हो, आगे लेके चला हो, बट फिर भी लोग जो हैं गुंडाधुर की बात करते हैं कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या फिर उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस मूवमेंट को आगे ले चलने में। In 1910, mango bows, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between villages। अब 1910 में क्या हुआ, जो मैंगो बोज है, मतलब कि जो आम की टहनियाँ होती हैं वो, लंप ऑफ अर्थ मतलब मिट्टी का टीला, छोटा सा मिट्टी का टीला, और चिलीज मतलब मिर्चियाँ, और एरोज मतलब जो तीर हैं, ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमने लग गई। मतलब कि अपने आप इनके पैर नहीं है, ये नहीं घूमी, मतलब लोग जो हैं वो एक दूसरे को ऐसे आम की टहनियाँ या फिर मिट्टी का टीला, मिर्चियाँ, एरोज, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को दे रही थी, और ये सारी चीज़ें ऐसे गांव से गांव में सर्कुलेट हो रही थी। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British। अब ये जो चीज़ें घूम रही थी वो कोई रेसिपी बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये जो चीज़ें हैं वो मैसेज को पहुंचाने में थी, कि लोग एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा रहे थे कि इन चीज़ों के जरिए कि चलो उठो, अब आवाज़ उठाओ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एवरी विलेज कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रिबिलियन एक्सपेंसेस। अब हर जो गांव है उसने कुछ ना कुछ एक्सपेंस बियर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूट की। अब जब रेबल करेंगे, जब लोग विद्रोह करेंगे, तो किसी भी लड़ाई में, किसी भी तरीके की लड़ाई में पैसा लगता है, उसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और उन रिसोर्सेज को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जो विलेजर्स हैं, अब ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पैसे से ही आए, तो जो भी बन सकता था विलेजर्स से, उन्होंने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की इस विद्रोह के एक्सपेंसेस में, कि ठीक है हम अपनी तरफ से ये दे देंगे। कोई कहेगा कि जो भी लोग लड़ेंगे हम उसको खाना दे देंगे, कोई कहेगा कि हम अ, तीर बना देंगे, तो कुछ भी है, इस तरीके से सब ने अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। बाजार्स वर लूटेड, द हाउसेस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, schools and police stations were burnt and robbed and grains redistributed। अब बाजार में भी जो बड़ी बड़ी दुकानें होती थी वो अमीरों की होती थी, जो कि एक तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे।
जो ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स थे, उनके घरों पे, बड़े बड़े ट्रेडर्स के घरों पे, साथ ही साथ जो स्कूल्स थे, अब ये स्कूल मतलब नॉर्मल स्कूल नहीं बल्कि जो मिशनरीज वाले स्कूल थे, जो क्रिश्चियंस लोगों ने या जो ब्रिटिशर्स ने ये स्कूल सेटअप किए थे, वो वाले स्कूल, पुलिस स्टेशन, इन सब जगहों पे लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी और उनको लूटना शुरू कर दिया। और इस लूटपाट में जो भी ग्रेन उन लोगों ने इकट्ठा किया, जो भी अनाज उनके हाथ लगा, उसको उन्होंने लोगों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. अब हो सकता है आप ये चीज़ देख के कि बाज़ारों को लूटा, ट्रेडर्स को लूट लिया, पुलिस स्टेशन में जो लोग होंगे वो तो इंडियंस ही होंगे, तो मतलब आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि इन जगहों पे क्यों लूट-पाट की, इनको क्यों चलाया? और सिर्फ ब्रिटिशर्स को क्यों नहीं जलाया, मतलब उनके ऑफिसर्स को क्यों नहीं जलाया? तो उसका रीज़न ये है कि जो भी ये लोग हैं, भले ही आपको दिखने में, सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इनमें कुछ इंडियंस भी होंगे, बट मेन चीज़ ये थी कि उन सभी जगहों को इन लोगों ने टारगेट किया, उन सभी लोगों को इन्होंने टारगेट किया जो कि इन्हें ब्रिटिशर्स के साथ दिखाई देते थे, कि जो भी लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, गाँव वालों को परेशान करने में, उन सबके खिलाफ इन लोगों ने आवाज़ उठाई। विलियम वार्ड, अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स, रोट। अब एक विलियम वार्ड थे जो कि एक मिशनरी थे। मिशनरी कौन होता है? जो कि अपने जो क्रिश्चियन धर्म है उसको जो उसकी जो पढ़ाई करवाता है, एक तरीके से उसको जो फैलाने का काम करता है, वो मिशनरी है। मिशनरी क्रिश्चियन टीचर्स को एक तरीके से कह सकते हो आप। तो उन्होंने इस पूरे इवेंट को नोट किया, इवेंट को पूरा ऑब्जर्व किया और उन्होंने लिखा कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियंस, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। तो वो कहते हैं कि जगदलपुर में, मान लो ये जगदलपुर है, तो चारों तरफ से ये लोग आते हुए दिखाई दे रहे थे, कि मतलब जगदलपुर एक तरीके से एक सेंटर बन गया जहाँ हर तरीके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब पुलिस आ रही है, वहाँ पे मर्चेंट्स आ रहे हैं। तो मान लो अगर जगदलपुर में लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे कहीं पे आग वाग लगा दी है विलेजर्स ने, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस दिखाई देगी, जो फॉरेस्ट पियोन्स हैं वो सब, मतलब सारे लोग एक तरफ से, चारों तरफ से आते हुए नजर आ रहे थे और बहुत ही खतरनाक सीन था। द ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द रेबिलियन। अब इस रेबिलियन को, इस विद्रोह को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ट्रूप्स भेजे, उन्होंने कुछ ऑफिसर्स भेजे। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। अब जो आदिवासी लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि चलो नेगोशिएट कर लेते हैं, अ, हम विद्रोह बंद कर देंगे बट तुम हमारी कुछ कुछ मांगे जो हैं वो मान लो। इस तरीके से आदिवासी लीडर्स ने नेगोशिएट करने की कोशिश की। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने आदिवासीज के जो कैंप्स हैं उनको सराउंड कर लिया, उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आफ्टर दे आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस, फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन द पार्ट इन द रिबिलियन। अब इस तरीके से जो आदिवासी लीडर्स के कैंप्स के ऊपर हमला करने के बाद ये जो ट्रूप्स हैं ये विलेजेस में घूमने लगती हैं और एक विलेज से दूसरे विलेज ये लोग क्या करती हैं, उन सभी लोगों को पनिश करने लगती हैं, सज़ा देने लगती हैं जिन्होंने रेबिलियन में हिस्सा लिया था। मोस्ट विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपल फ्लड इनटू जंगल्स। अब ज़्यादातर जो गांव हैं वो डिजर्टेड हो गए थे, मतलब कि डिजर्टेड मतलब वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के दूसरे जगह जा चुके थे, उनको खाली कर दिया था लोगों ने गाँवों को, क्योंकि लोग जो हैं वो अब जंगलों में भाग रहे थे, क्योंकि जो ट्रूप्स वगैरह हैं वो सबको पनिश कर रही थी, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहे थे और इस वजह से ज़्यादातर जो गांव हैं वो खाली हो गए। इट टुक 3 months, February to May, for the British to regain control। और इस पूरे रेबिलियन को सप्रेस करने में और वापस से सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने में ब्रिटिशर्स को लगभग 3 महीने लग गए। However, they never managed to capture गुंडाधुर। बट जो ब्रिटिशर्स हैं वो गुंडाधुर को कैप्चर करने में कामयाब नहीं रहे, मतलब उनको वो बंदी नहीं बना पाए। In a major victory for the rebels, work on reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910। अब हुआ क्या कि हम कह सकते हैं कि इस पूरे रेबिलियन में विलेजर्स को बड़ी जीत जो हाथ लगी वो ये थी कि जो रिजर्वेशन पे काम चल रहा था, मतलब फॉरेस्ट को रिजर्व करने पे जो काम चल रहा था उसको टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया, कि अभी किसी भी जंगल को इस तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट नहीं बनाया जाएगा। साथ ही साथ 1910 से पहले जो भी डिसीजन लिए जा रहे थे कि हम लगभग इतने एरिया को रिजर्व कर देंगे, अब उसमें भी कमी आ रही थी। अब बोल दिया था कि हम इतने बड़े लेवल पे, मान लो 2/3 जो
फॉरेस्ट हैं उनको उन लोगों ने बोला था कि उसको रिजर्व करना है, तो अब उन लोगों ने वो चीज़ कम कर दी थी कि अब 2/3 नहीं बल्कि उससे कम जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाया जाएगा। तो ये हम एक जीत कह सकते हैं लोगों की, क्योंकि उनकी कुछ मांग जो है पूरी हुई या उन्हें कुछ राहत मिली। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। अब ये जो लोगों की कहानी है, बस्तर के लोगों की कहानी है, जंगल की कहानी है, वो सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। मतलब कि जो बस्तर में रहने वाले लोग हैं या फिर जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनका स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा। After independence, the same practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued. अब हम जब आज़ाद भी हो गए तो उसके बाद भी हमारे देश में सेम प्रैक्टिस को कायम रखा गया। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स लाए थे कि कुछ फॉरेस्ट को हम रिजर्व कर देंगे, कुछ फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर देंगे, तो इस तरीके से फॉरेस्ट को रिजर्व करने की ये जो प्रथा है वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही, कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया कि हम कुछ फॉरेस्ट के हिस्से को रिजर्व करके रखेंगे, वहाँ पे कोई भी हंटिंग गैदरिंग या खेती बाड़ी नहीं करने देंगे। अब लोगों को क्या फ़र्क पड़ा, मतलब देश आज़ाद हुआ चाहे नहीं हुआ, बट जो ट्राइबल्स हैं, जो उन जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर उस आज़ादी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए तो ब्रिटिश काल भी सेम रहा और जब इंडियंस रूल कर रहे हैं वो काल भी सेम ही रहा। तो मतलब उनका स्ट्रगल चलता ही रहा। In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. अब वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी इन लोगों की लाइफ को ख़राब करने पे तुली हुई है। मतलब कि 1970s में क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि जो नेचुरल साल फॉरेस्ट हैं 4,600 हेक्टेयर्स में, इतने बड़े लैंड में जो नेचुरल साल फॉरेस्ट है, कि मतलब अपने आप साल फॉरेस्ट जो उगे हुए हैं उनको हटा के, मतलब इतने सारे साल के ट्रीज को काट के वहाँ पे ट्रॉपिकल पाइन के जो ट्रीज हैं वो लगाने चाहिए, ताकि जो पेपर इंडस्ट्री की डिमांड है लॉग के लिए, मतलब लकड़ियों के लिए जो पेपर इंडस्ट्री की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि नेचुरल फॉरेस्ट को काट दो और वहाँ पे ट्रॉपिकल पाइन लगा दो, जिससे कि पेपर इंडस्ट्री की जो मांगे हैं वो पूरी होती रहे। अब पेपर इंडस्ट्री की जो डिमांड्स है वो तो पूरी हो जाएंगी, बट उन जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उसका क्या होगा, और वहाँ का जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो नहीं बिगड़ेगा। वहाँ पे नेचुरली साल उगता है। अब साल के ट्री पे मान लो अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो मान लो वो ट्रॉपिकल पाइन पाइन ट्री के उसके ऊपर नहीं रह सकते। मान लो बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो कि सर्वाइव सिर्फ साल फॉरेस्ट पे करेंगे या साल के ट्री पे करेंगे, वो ट्रॉपिकल पाइन पे नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा कि जब आप नेचुरल साल के फॉरेस्ट को हटा दोगे तो बहुत सारे ऐसे फिशेस हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि अपना घर खो देंगे, और इसी तरीके से जो वहाँ पे लोग हैं रहने वाले उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। So it was only after protest by local environmentalists that the project was stopped. अब जब लोकल एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के खिलाफ कि हम ऐसे साल फॉरेस्ट को नहीं कटने देंगे और ट्रॉपिकल पाइन का पेड़ नहीं लगाने देंगे, उसके बाद ही ये जो पूरा प्रोजेक्ट है कि 4,600 हेक्टेयर ज़मीन पे जो साल फॉरेस्ट लगे हैं उन्हें काटना है, इस पूरे प्रोटेस्ट पे इस पूरे प्रोजेक्ट पे तब जाके रोक लगी जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। Let us now go to another part of Asia, Indonesia, and see what was happening there over the same period. अब next वीडियो से हम इंडोनेशिया की बात करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इस सेम पीरियड में इंडोनेशिया में क्या हो रहा था।